हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। तो आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पाई। आप लोगों को पता है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को सॉरी बोलते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए। ये जो साम्राज्य है ये एक बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है, जहाँ वो होता है जहाँ सम्राट के पास समस्त अधिकार होते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र एक ही राजनीतिक इकाई का अंग होता है। यह किसी एक राजा अथवा उसके अधीन कुछ मुख्य अधिपतियों द्वारा साझेदारी में संभाला जाता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र को एक ही प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत रखना होता है। साम्राज्य छोटे समय के अंतराल में भी हो सकता है, परंतु सामान्यतः वह बड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी कई सदियों तक चलता रहता है। साम्राज्य, इसमें साम्राज्य के बारे में ये बताया गया है कि साम्राज्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ ज़्यादातर साम्राज्य बड़ा ही होता है और उसे एक राजा चलाता है। राजा के पास वो सारे अधिकार होते हैं जो जिससे वो अपनी जनता का ध्यान रखता है, अपनी जनता के लिए फैसले ले सकता है, और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहता है सदियों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। यह सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है। अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था जिसको जिसका नाम है सारनाथ का स्तंभ। उससे ये लेख लिया गया है। ठीक है। इसे फलक पर 4 सिंह चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। आपने देखा होगा, एक जो रुपया का एक सिक्का होता है, पैसे का जो सिक्का होता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, आपने 1 रुपए के सिक्के पे देखा होगा एक साइड पैसा लिख की वो लिखी होती है, रेंज की वो कितना है, और उसके पीछे शेर का मुंह दिखाई देता है। वो 3 मुंह दिखाई देते हैं, चौथा मुंह दिखाई नहीं देता क्योंकि वो पीछे आया हुआ होता है। तो 4 शेर, मुंह वाले शेर होते हैं। ठीक है, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। इससे सम्राट अशोक के चारों दिशाओं में राज्य तथा धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसीलिए इस साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो यहाँ देसी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है, इसमें मौर्य साम्राज्य में क्या क्या चीज आती है। मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य का अर्थ, जो कौटिल्य जी थे जिनकी कूटनीति चलती थी मौर्य साम्राज्य में। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सामदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, पुराण साहित्य, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। इन सारी चीजों का लेख मिलते हैं। विदेशी मैगजीन्स की इंडिका इस मौर्य साम्राज्य से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावेश, जैन ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पना, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, मौर्य साम्राज्य का, ये सारे स्रोत किसके हैं? मौर्य साम्राज्य के स्रोत हैं। ये मौर्य साम्राज्य से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक अशोक के अभिलेख मिले हैं। रुद्रादमन जूनागढ़ अभिलेख मिला है। ये साहित्य हैं। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा है? मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा एक शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त ने लगभग 300
22 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य का अस्तित्व मौर्य वंश के कई योग्य उत्तराधिकारियों के बल पर लगभग 184 ईस्वी पूर्व तक बना रहा। देखिए दोबारा से देखते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त ने लगभग 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य का अस्तित्व मौर्य वंश के कई योग्य उत्तराधिकारियों के बल पर लगभग 184 ईस्वी पूर्व तक बना रहा। देखिए कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र। मौर्य काल के साहित्य स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण है। जो भी चंद्रगुप्त जो थे वो कौटिल्य की कूटनीति पर ही चलते थे। जैसी वो उनको कूटनीति बताते थे, हर चीज में उनकी सलाह लेते थे, वो उनको अपने गुरु मानते थे। ठीक है। इस इतिहास में विष्णुदत्त चाणक्य तथा कौटिल्य के नाम प्रसिद्ध हैं। तक्षशिला में पैदा हुआ कौन? चंद्रगुप्त तक्षशिला में पैदा हुआ। यहीं उसने शिक्षा ग्रहण की तक्षशिला में, और इसी शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य बना। एक बार नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला में उसे अपमानित किया था। इस कारण क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने की। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण अर्थात भागों एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 6000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं। पुस्तक की पांडुलिपि की एक प्रति तंजौर के एक पंडित ने सन 1905 में पुस्तकालय अध्यक्ष आर श्याम शास्त्री को भेंट दी थी। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभिक जीवन एवं उनकी विजय। प्रारंभिक जीवन क्या था चंद्रगुप्त जी का? चंद्रगुप्त के जन्म के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं, परंतु सभी इस मत से सहमत हैं कि उसका बचपन कठिनाई में बीता था। बाल काल में वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके झगड़ों के फैसले करता था। देखिए दोबारा से, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। चंद्रगुप्त के जन्म के विषय विद्वानों के अनेक मत हैं, परंतु सभी इस मत से सहमत हैं कि उसका जो बचपन था वो बड़ी कठिनाई में बीता था। बाल्यकाल में वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके झगड़ों के फैसले करता था। एक दिन जब वह इस राजकिलम नामक खेल में व्यस्त था, तभी चाणक्य वहां से गुजर रहे थे। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से चाणक्य ने इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगाया। वह उसे तक्षशिला ले गया और वहां अपने उद्देश्य के अनुकूल उचित शिक्षा दी। जब चाणक्य ने उनको देखा कि ये जो मौर्य है, चंद्रगुप्त है, ये छोटे से में ही राजा के सारे गुण हैं, तो वो उसको अपने साथ तक्षशिला ले गए और उन्हें अपने हिसाब से शिक्षा प्रदान की। जो राजकिलम होता है वो एक प्रकार का खेल है। इस खेल में चंद्रगुप्त बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी झगड़ों का फैसला करता था। चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम आक्रमण मगध पर किया। कहाँ किया? चंद्रगुप्त मौर्य, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम आक्रमण किस पर किया? मगध पर किया। यह प्रयास असफल रहा। पहले प्रयास में ये असफल रहे। कहा जाता है कि मगध
अभियान में असफल होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री कौटिल्य को एक गांव में ठहरने का मौका मिला। जब वो इस अभियान में सफल नहीं हुए, उन्होंने जो उस पर मगध पर आक्रमण किया लेकिन उस पर सफल नहीं हुए, तो वो एक गांव में ठहरे। वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया अपने बच्चे को थाली के बीच से खिचड़ी उठाने से डांट रही थी। बुढ़िया ने बच्चे से कहा कि बीच का हिस्सा किनारों से कहीं अधिक गर्म होता है। इसमें उन्हें एक सबक मिला। अब उन्होंने मगध साम्राज्य के बीच की अपेक्षा बाहरी क्षेत्रों पर आक्रमण शुरू कर दिया। यानी बीच में तो सुदृढ़ सेना होती है, लेकिन जो बाहरी इलाके होते हैं वो कमजोर होते हैं। ये सोचकर उन्होंने बाहरी इलाकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्हें पंजाब और सिंधु पर विजय प्राप्त हुई। वो कैसे हुई ये देखिए। ठीक है, 325 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, सिकंदर के भारत बाद ही सिंध तथा पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। वहां अनेक यूनानी क्षेत्रीय मौत के घाट उतार दिए गए। 325 ईस्वी पूर्व में अंत में इस क्षेत्र के प्रमुख क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। इससे पंजाब व सिंध में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे भी ढहने लग गए। यूनानी इतिहासकार जस्टिन इन सब घटनाओं में चंद्रगुप्त का हाथ बताता है। इन घटनाओं के बाद चंद्रगुप्त ने एक सेना एकत्रित कर स्वयं को राजा बनाया। अब उसने सिकंदर के बचे हुए क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छोड़ दिया। अंतिम मैक्सिडोनियन क्षत्रप यूडेमस ने 317 ईस्वी में बिना खड़े भारत छोड़ दिया। अब चंद्रगुप्त बिना लड़े भारत छोड़ दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंधु व पंजाब का एकमात्र शासक बनकर रह गया। नंदों का उन्मूलन, वेदों का उन्मूलन। सिंध और पंजाब के बाद चंद्रगुप्त चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर बढ़े। मगध में इस समय धनानंद का शासन था। उसने अपने असीम सैनिक साधनों तथा संपत्ति के बावजूद भी वह जनता में अलोकप्रिय था। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था। इसी अपमान का बदला करने के लिए कौटिल्य ने नंदों को समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा की। अब उसके पास अपनी एक विशाल संगठित सेना थी, जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक शक्ति नंद राजा के मुकाबले बहुत कम थी। यही एक ऐसा बिंदु था जहां कौटिल्य की कूटनीति सिद्ध हुई। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। हिमालय क्षेत्र में वे प्रवर्तक नामक शासक से सहायता लेकर आगे बढ़े। इसके बाद गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के राज्यों पर विजय प्राप्त की। प्रवर्तक के साथ मिलकर बनाई गई इसी युक्ति सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। धनानंद का वध कर दिया गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में मगध राज्य की गद्दी पर बैठा और भारत के विस्तृत साम्राज्य का शासक बन गया। सेल्यूकस पर विजय। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकार सेल्यूकस हुआ। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीतने के बाद वह भारत में सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों पर दावा करने लगा। इस उद्देश्य से उसने भारत पर चढ़ाई की। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना वहां उसका सामना करने के लिए आतुर थी। 305 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी के तट पर दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। सेल्यूकस पराजित हुआ और एक संधि अनुसार उसे अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। यह निश्चय ही चंद्रगुप्त की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इससे उसका सामना पारसी साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा।
पश्चिम भारत में साम्राज्य का विस्तार। शक शासक रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त की विजय का पता चलता है। चंद्रगुप्त ने बिना किसी बड़े विरोध के राष्ट्रीय के क्षेत्र को जीत लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल बनाया गया। इसने यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस झील को कृषि सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया गया। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजय किया गया। इसकी राजधानी उज्जैन बनाई गई। तमिल लेखक मामूलकार ने, देखो दक्षिण भारत की विजय, तमिल लेखक मामूलनार ने लिखा है कि मौर्य नामक शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। यूनानी लेखक प्लूटार्क लिखते हैं कि वह 6 लाख की विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकला तथा मृदुरा तथा तिनेवेली तक पहुंच गया। जैन ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त श्रवणबेल गोला कर्नाटक में आकर तपस्या करने लगा। इन तथ्यों से माना जा सकता है कि वह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य की ही अंग है। इस प्रकार कौटिल्य का राष्ट्र निर्माण का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संपूर्ण किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिमी में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में यह ब्रह्मपुत्र मुहारे से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक फैला था। हिंदुकुश पर्वत इस साम्राज्य की वह वैज्ञानिक सीमा थी जिसे बाद में मुगल तथा अंग्रेज शासक भी प्राप्त करने के लिए असफल प्रयास कर रहे थे। पाटलिपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी जिस पर 298 ईस्वी पूर्व में अपनी मृत्यु तक चंद्रगुप्त ने शासन किया। देखिए जो इसके वो थे जिन्होंने इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन संभाला। सबसे पहले बृहद 184 ईस्वी पूर्व तक अंतिम मौर्य शासक, देखो सबसे पहले 298, फिर संप्रति है, फिर दशरथ हुआ, फिर कुणाल हुआ, अशोक हुआ, फिर बिंदुसार हुआ। ठीक है, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आप इससे अपने नोट्स अच्छे से बना लें, इसको अच्छे से पढ़ के और ढंग से नोट्स तैयार कर लेना इसमें से अपने। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट होता है और कोई ऑप्शन बेस्ट नहीं होता सिवाय एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में से ही आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आएंगे, तो आप जितना हो सके इसमें से अपने नोट्स तैयार कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले शेयर कर देना वीडियो को ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, और कमेंट करके बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाय।